शिष्य गुरु संवाद केंद्र पर आज हम नीट परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने के कारण जो विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं, उनसे कुछ निवेदन करने के लिए यह संवाद हो रहा है। शिष्य गुरु संवाद केंद्र पिछले 28 वर्षों से बांसवाड़ा में विद्यार्थियों के साथ नए नए विषयों पर संवाद करता है और उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। इस चर्चा में हमारे साथ दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर अंजना रानी जी भी हैं। आज के हालात में हम सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण प्रतिभाओं का व्यवस्था से भरोसा उठ गया है और उस भरोसे के उठ जाने के कारण विद्यार्थी अवसाद में जा रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा दिया। यह हमारे समाज के लिए एक कलंक है। इस संबंध में हमें यह देखना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि क्या है। खासकर ऐसे माहौल में एक शिक्षक होने के कारण विशेष जिम्मेवारी बनती है कि विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए कुछ विशेष संदेश प्रेषित किया जाए। मैं विशेष उदाहरण के द्वारा आज के हालात पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। 2024 में गर्मी की छुट्टियों में हमारे रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे। हमारी भतीजी नीट परीक्षा को दे करके आई थी और यही चर्चा चल रही थी नीट परीक्षा के रद्द होने का। उस समय घर में चर्चा का एक मुद्दा था कि फिर से उसको परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो नंबर आए थे उस पर उसको सरकारी सीट नहीं मिल रही थी। तो चर्चा का मुद्दा यह था कि फिर से उसको परीक्षा अगली बार देना चाहिए या जो भी नंबर मिला है उसके आधार पर किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन ले लेना चाहिए। काफी चर्चा के बाद यह बात उभर करके आई कि इस व्यवस्था में फिर यदि अगली बार भी पेपर लीक हो जाएगा तो इस मेहनत का क्या होगा, इस परिश्रम का क्या हश्र होगा। विद्यार्थी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, उसको अपनी प्रतिभा और परिश्रम पर भरोसा था, लेकिन व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। अभिभावकों को भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि प्राइवेट संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री ले ली जाए। प्राइवेट संस्थान में फीस बहुत ज्यादा होती है, प्रति साल 15 लाख रुपए फीस में जा रहे हैं। उस भतीजी के साथ एक सहपाठी था जिसके घर के पास इतने पैसे नहीं थे, उसको भी 630 के लगभग में नंबर आया था और फिर भी सरकारी सीट नहीं मिल रही थी। वह प्राइवेट संस्थान में नहीं जा सकता। उसने फिर से दिया एग्जाम, अगले वर्ष भी देने का निर्णय लिया। पिछले 5 वर्षों से वह लगा हुआ है। इस बार की परीक्षा उसकी बहुत अच्छी गई थी और वह बहुत खुश था, लेकिन फिर से परीक्षा रद्द हो गया। ऐसे ही हालात से गुजरकर कुछ विद्यार्थियों ने अवसाद में पड़कर आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। इस माहौल में एक शिक्षक होने के नाते मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी 630 के लगभग में नंबर लाता है 2024 की परीक्षा में, और इस बार भी परीक्षा बहुत अच्छी गई थी, वह गहन अंधेरे के काल में पड़ गया है। उसके जीवन में घनघोर अंधेरा आ गया है।
उसे लगता है कि 21 जून को परीक्षा कैसे जाएगी। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि प्रिय विद्यार्थी, हो सकता है कि इस घनघोर अंधेरे के बाद तुम्हारे जीवन में सूरज उदित हो। पनपने दे निगाहों को, पनपने दे जरा निगाहों को अंधेरों की, अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा। इन निगाहों को अंधेरों से गुजरने दे, क्योंकि अंधेरा घनीभूत होने पर फिर उषा काल आता है। तो पनपने दे निगाहों को जरा अंधेरों की, अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा। पलक पर और बढ़ने दे जरा सा इस समंदर को, तभी तो मोतियों का और ज्यादा दाम आएगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो घनघोर अंधेरे के होते हैं। मेरे भी जीवन का अनुभव ऐसा है कि एक पल आया, 10 वर्ष मैंने क्रिकेट खेला और 10 वर्ष क्रिकेट खेलने के बाद अचानक बैन लगा दिया गया। क्योंकि क्रिकेट से ही मैं सब कुछ प्राप्त करना चाहता था, इसलिए बैन लगना मेरे लिए बहुत बड़े सदमे के समान था। लेकिन उस स्थिति में मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाया करता था, तो एक साधु ने समझाया कि इस व्यवस्था में कितना भी अन्याय हो रहा हो, लेकिन ऊपर की एक परम व्यवस्था है जिसमें तुम्हारे साथ न्याय होगा, इसलिए तुम परिश्रम जारी रखो। क्रिकेट की जगह अब अपना कैरियर पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। मुझे मालूम भी ही नहीं था कि वह छोटा सा शब्दों का सूरज मेरे जीवन को बदलकर रख देगा और एक दिन क्रिकेट की दुनिया में अपना समय देने वाला व्यक्ति प्रोफेसर बन जाएगा। मैं यह जीवन का अनुभव इसलिए देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी बहुत गहन अंधेरे में जा चुके हैं, उनको याद रखना चाहिए कि सबसे गहन अंधेरे जीवन में आने के बाद उषा काल आता है। इस संदर्भ में मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर अंजना रानी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात को रखें। धन्यवाद सर। सभी जगह नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा है और उससे जो हालात परीक्षार्थियों के बन रहे हैं वो भी एक शिक्षा जगत से जुड़े हम लोग जो हैं उनके लिए बड़े चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। परीक्षार्थियों से तो सभी तरह की अपील की जा रही है कि वो अवसाद में ना आए और अपनी मेहनत जारी रखें, लेकिन मैं इस मौके पर ये चाहती हूँ कि सर लगातार जो ये पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक और अब तो शिक्षा जगत के लोग भी सम्मिलित पाए जा रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये मैं सुनना चाहती हूँ। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो पेपर सेटर हैं शिक्षा जगत के लोग, वे भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? खासकर विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी विशेष स्थिति जिसमें पूरी व्यवस्था के सारे पाए हिल गए हों, उसको यदि निगाहों में रखोगे तो तुम्हारा ध्यान बटेगा। अब विद्यार्थियों के लिए तो यह रास्ता है कि वह अर्जुन के समान चिड़िया की आंख पर अपना ध्यान रखे। लेकिन समाज के लिए, शिक्षाविदों के लिए इस व्यवस्था को सुधारने का एक विशेष प्रयत्न करना जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था से विश्वास हट जाने का मतलब है कि विद्यार्थी का परिश्रम से विश्वास हट जाएगा, मूल्यों से विश्वास हट जाएगा। इसलिए समाज
को आगे आना होगा, क्योंकि इस अवस्था में जब परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों को मेहनत करने की, अपने प्रतिभा को साबित करने की शक्ति कहां से मिलेगी? यह एक बहुत चिंता की बात है। यस मैडम, इस बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। नहीं, मेरा यही सवाल था कि उन लोगों को भी तो कुछ, जो लोगों ने पूरी व्यवस्था खराब की है, बच्चे तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन वो कैसे पेरेंट्स हैं और कैसे वो टीचर्स हैं और कैसे वो अधिकारी हैं, पदों पर बैठे हुए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनको मुझे तो लगता है कि विशेष तौर से इनको संबोधित करने की ज़रूरत है। हर समय बच्चों को ही कहा जाता है, बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे हालात बना दिए गए कि कोई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनके लिए भी तो कुछ कहा जाना चाहिए ना, कि ये किस तरीके से मूल्य विहीन समाज बनाना चाह रहे हैं। इसमें इनके बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, ये खुद कैसे करेंगे, तात्कालिक लाभ के लिए ये इतने बड़े, मतलब क्या इनके लिए कहा जाए। तो इनका आपने लिखा है कि आत्महत्या या आत्म रूपांतरण, तो कभी इनके रूपांतरण पर भी तो बात हो। बच्चे तो कर लेंगे अपना रूपांतरण, लेकिन इनका कब रूपांतरण होगा? मैडम, आपने सही कहा। इस समय मेरी विशेष चिंता 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर है, और बच्चे इसमें जो सुसाइड कर लिए हैं और बहुत सारे बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको कहना यह चाह रहा हूं कि इस प्रकार की स्थिति, जब भी अवसाद की या विषाद की स्थिति आए, तो याद करना अर्जुन को भी यह विषाद हुआ था महाभारत के युद्ध के समय में। उस समय भी तो पूरी तरीके से अन्याय हो रहा था, अव्यवस्था हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने उस विषाद के क्षण में कृष्ण को अपनी बात बताई। यह सौभाग्य था अर्जुन का कि कृष्ण सुनने वाले थे, और अर्जुन का भी यह सौभाग्य था कि कृष्ण की बातों को उसने सुना। आज हालात यह है कि आज का अर्जुन किसी से अपनी भावना को शेयर नहीं कर पाता है। उसके आसपास अर्जुन नहीं है जो मार्गदर्शन दे सके। तो इस हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अर्जुन ने क्या सिखाया कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। अब विद्यार्थी जो फल की कामना से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें व्यवस्था निराश कर रही है, उन्हें व्यवस्था धोखा दे रही है। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए मेरा निवेदन है कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। अब इसमें जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको यह समझने की जरूरत है कि भारतीय संस्कृति मानती है कि आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती। वह हत्या देह हत्या है। देह ने जन्म लिया है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। तो देह की जो हत्या की जा रही है, वही मन फिर आगे जाएगा, फिर से जन्म लेना होगा, फिर से वही पढ़ाई का संघर्ष होगा, फिर से ऐसी स्थिति आएगी, तो यही मन फिर से आत्महत्या को प्रेरित करेगा। इसलिए आत्महत्या नहीं, यह आत्म रूपांतरण का क्षण है। आप अपने जिम्मे सारे बोझ अपने माथे पर नहीं रखें। एक तो बात विद्यार्थियों के लिए है। अब दूसरी बात समाज के लिए है। समाज को सोचना होगा कि जब पूरी व्यवस्था सड़ जाएगी, उसमें प्रतिभाएं कैसे जन्म लेगी। आज भारत से प्रतिदिन 500 से अधिक प्रतिभाएं विदेशी नागरिक ग्रहण कर लेती हैं। ये कौन सी प्रतिभाएं हैं? ये वे प्रतिभाएं हैं जो उस देश में जाकर वहां के विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान देगी। 2022 के बाद प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक लोग विदेशी पासपोर्ट त्याग रहे हैं। हम अपनी प्रतिभाओं का पलायन नहीं रोक सके। अब तो प्रतिभाएं भारत में आत्महत्या करने लगी, तो इस पर तो समाज को सोचना ही होगा। इस प्रकार की व्यवस्था में कोई भी प्रतिभा किस प्रकार से खिलेगी, उस प्रतिभा के विकास के लिए हम क्या करेंगे,
ये तो समाज को नहीं, सरकार को भी सोचना होगा। उसमें यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दें मैडम। सर सुझाव नहीं, मैं अपने जीवन के अनुभव से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि जब हम भी विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, तो तनाव तो किसी भी परीक्षार्थी के समय में रहता ही है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या बताया गया, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। मैंने अपने जीवन के अनुभव से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपके इर्द गिर्द आपको प्रेम करने वाले और आपको प्रेरित करने वाले और ऐसे ईमानदार और ऐसे प्रतिबद्ध शिक्षक, मित्र, पेरेंट्स, परिजन नहीं हों, तो आपके लिए जीवन एक त्रासदी के सिवा कुछ नहीं रहता है। आपने किताबों में क्या पढ़ा है ये मायने नहीं रखता है। जब भी अवसाद के क्षण आते हैं तो उन लोगों का चेहरा ध्यान आता है और उनसे व्यक्ति प्रेरणा पाता है। और ये बच्चे जो इनके शिक्षक जो पेपर सेटर हैं, वो पेपर आउट कर रहे हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक सब मिले हुए हैं। तो इन बच्चों के सामने कैसे ये मूल्यों पर कौन सा जीवन जिएंगे ये स्वयं भी। मैं आचार्य प्रशांत को इस संदर्भ में सुन रही थी और उन्होंने कहा कि ये केवल पेपर लीक का ही मामला नहीं है कि एक पेपर लीक हो गया, लेकिन इससे एक समाज की पूरी तरह से रीढ़ तोड़ दी गई है, उन्होंने कहा। क्योंकि जिन बच्चों के सामने कोई मूल्य उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो खुद कैसा जीवन जिएंगे। किस तरफ हम अब जब मूल्य विहीनता की बात करते हैं तो हम जो बड़े लोग हैं जिनके ऊपर दायित्व है, आज हम पेरेंट्स हैं, हम शिक्षक हैं, तो वो जब कोई मूल्य स्थापित नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चों से, नई पीढ़ी से फिर क्यों ये राग अलापते रहते हैं कि मूल्य विहीन हो गया है समाज और सब कुछ। अपने दायित्वों को यदि हम पूरा नहीं करते तो हम किसी तरह के अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। आज की जो स्थिति है उस स्थिति पर मैडम मैंने एक कविता लिखी थी, उसको मैं सुनाना चाहूंगा समाज के लिए। पापा सुबह सुबह पाठ पढ़ा रहे थे कि सदा सत्य बोलो, तभी बाहर से आवाज आई कि कृपया दरवाजा खोलो। पापा ने बगल वाली खिड़की से झांक कर देखा, था कोई चीर परिचित किंतु अनोखा। तात धीमे से कान में आकर फुसफुसाए और मैं बाहर जाकर बोला, वो तो रात से घर नहीं आए। प्रेम पूर्वक रहो और मधुर वाणी बोलो, पिता द्वारा पढ़ाया जाने वाला यह दूसरा पाठ था, किंतु तब तक इस पढ़ाई से मैं हो चुका बोर और विश्रांत था। जब 3-4 बार में भी मुझसे यह पाठ दोहराया नहीं गया, पिता से खुद को आपे में ठहराया नहीं गया। उन्होंने झट से एक चाटा गाल पर जड़ दी और बोले, गधे तूने तो हद कर दी। मैं चाटा खाकर जोर जोर से रोने लगा, किंतु कुछ सोच यह मन मेरा खोने लगा। सदा सत्य बोलो पाठ के बाद पिता मुझसे झूठ बुलवाते हैं, प्रेम पूर्वक रहो के बाद गाल पर चाटा जमाते हैं। सच झूठ प्रेम चाटा का रिश्ता समझ नहीं पड़ता, इस कोमल मस्तिष्क में यह कहीं से नहीं उतरता। इसलिए हे भगवान, मैं उधेड़ बुन में पड़ गया हूं, तेरी दुनिया का नन्हा फूल खिलने के पहले सड़ गया। आज की नई पीढ़ी जिस हालात में है उसके लिए जिम्मेदार बड़ी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी है। यदि हमारे देश के नेता लोग, इसलिए मैं बार बार विद्यार्थियों को मैंने वही लाइन बोली, पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की। अंधेरे कोई जीवन में बुरे नहीं होते हैं। हमारे महापुरुषों को देखो, हमने नेताजी किनको कहा? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। सुभाष चंद्र बोस के जीवन में आईसीएस सिविल सेवा अधिकारी रूपी फल मिला था, लेकिन उन्होंने मातृभूमि की सेवा रूपी कांटे चुने। ऐसे लोग हुए हैं जीवन में, सफलता है असफलता भी है, दिन है तो रात भी है। तो लोगों ने फूलों को भी छोड़कर कांटों को चुमा है। तो इनसे प्रेरणा मैं विद्यार्थियों को लेने पे कहता हूं कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लो। एक बहुत प्यारी लाइन है, एक कौन चमन परस्त गुजरा है इन राहों से, मैंने कांटों पर भी फोटो के निशान देखे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे। आज के नेताजी
बहुत स्थिति खराब हो गई है। राजनीति ही सब कुछ चलाती है, और यदि राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाए, राजनेताओं से विश्वास उठ जाए, तो हमारे जीवन के आगे बढ़ने के, जीने के सारे आधार समाप्त हो जाते हैं। इस पर तो समाज को सोचना ही होगा। लेकिन मेरी अभी चिंता विद्यार्थियों को लेकर के है। उनसे मैं कहना चाहता हूं, एक और उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। मेरे भी बेटा का जेईई मेंस में बहुत अच्छा नंबर था, और जेईई एडवांस में की परीक्षा वो दे रहा था, और सबसे पहला क्वेश्चन उसने किया, लेकिन पहले क्वेश्चन भारी होने के कारण उसने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन पहले क्वेश्चन पर उसने गोला लगा दिया। इस प्रकार से उसका सारा क्रम गड़बड़ा गया, एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में, लेकिन बाकी में उसके नंबर बहुत अच्छे आए। तो वह चिंता में पड़ गया, और इतनी भारी चिंता में मैंने उससे प्रेम से बात की। उसने बिट्स पिलानी की परीक्षा पास कर ली। तो वहां से उसको एक रास्ता दिखाई दिया। जीवन में असफलता होती है, गलतियां होती हैं, दुर्भाग्य घटित होते हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अभिभावकों की विशेष जिम्मेवारी बनती है, और शिक्षकों की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि विद्यार्थी के जीवन में जब कभी भी अंधेरा आए, वे उनके जीवन में कोई सूरज दिखाएं। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति का मूल संदेश यही है कि यह जीवन परमात्मा का सबसे अनमोल उपहार है। देह ने जन्म लिया है, एक दिन देह का मरण भी होगा। मन का तो प्रत्येक दिन इच्छा जन्म लेती है, प्रत्येक दिन मरती है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आज व्यवसायिक शिक्षा ने यह हालात कर दी, अध्यात्म विद्या का तो कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति की मूल विद्या अध्यात्म विद्या थी। उस आत्मा की ओर लौटना होगा, और उस आत्मा की ओर लौटने का उपाय है कि आत्मवान लोगों की जीवनी को पढ़ो। आत्मवान लोगों की जीवनी को पढ़ने से एक संदेश जो मेरे को जीवन में मिला, किसी की भी जीवन में इतनी कड़ी तपस्या से विवेकानंद गुजर रहे थे। नरेंद्र नाथ दत्त विद्यार्थी विवेकानंद कब बने हैं? उनकी फिलॉसफी देखेंगे तो न फिक्रे गुर्बत है, न अंदेशाए तन्हाई है। जिंदगी इतने हवादिशों से गुजर आई है, जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। प्यारे विद्यार्थियों, जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। तब विवेकानंद जन्म लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।